नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। 3 बार राज्यसभा में रह चुके हैं। देश के सबसे बड़े वकीलों और सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स में से एक हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल खबरों में, सुर्खियों में क्यों हैं ये आप जानते ही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा न सिर्फ सड़कों पर उठाया जा रहा है, बल्कि अब ये मामला कानूनी और संवैधानिक भी बनता जा रहा है। स्वागत है सिंघवी साहब। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या तैयारी है, कैसे राहुल गांधी की सदस्यता आप बहाल कराएंगे, क्या सोचा है? देखिए, जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, जो आंतरिक विचार विमर्श होता है उसको मैं ना आपके समक्ष रखने वाला हूं, ना आपके समक्ष डिस्कशन हो सकता है उसका। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा पहले है, कानूनी और संवैधानिक बाद में है। और मैं आपका उत्तर देता हूं संवैधानिक का, लेकिन राजनीतिक पहलू समझना आवश्यक है कि ये एक पैटर्न चल रहा है कई महीनों से, कई दिनों से, कि हर चीज में राहुल गांधी के पीछे पड़ना। इसमें भी प्रक्रिया आप देखिए, 7 फरवरी को राहुल गांधी ने ये स्पीच दी और जो मामला मानहानि का 1 वर्ष से 22 से 23 पूरा 1 वर्ष लंबित था, स्टे ऑर्डर था, इसी याचक, इसी कंप्लेनेंट के रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट द्वारा उसने खुद ने कहा कि मेरी याचिका को स्टे करके रखिए। जैसे ये स्पीच देते हैं, वो जाता है वापस हाई कोर्ट पे और उसका अपने स्टे को हटवाता है और कहता है अर्जेंसी है। और 7 फरवरी के बाद वो 16 फरवरी को जाता है और 23 मार्च को ये निर्णय आ जाता है। इसमें कई त्रुटियां हैं, बहुत सारी हैं, जो आप देखेंगे जब ये सुनवाई होगी ऊपर वाली अदालत में इत्यादि। इसमें कोलार कर्नाटक के मामले को बिना किसी इंक्वायरी के अधिकार क्षेत्र मान लिया सूरत के कोर्ट ने। प्रावधान है कानून में, बाध्य प्रावधान है जो विधायिका ने सोच समझ के बाध्य रूप से बनाए, संशोधन करके, कि अगर मैं आपके किसी भी आपत्ति जो हुई हो अमुक स्थान पे, अमुक प्रदेश पे, उसकी याचिका, उसकी कंप्लेंट किसी और प्रदेश में करता हूं या किसी और शहर में करता हूं, तो उसके लिए 202 जिसको हम कहते हैं, एक इंक्वायरी प्राथमिक रूप से पहले आवश्यक, जो नहीं की गई इस केस में। पहली बार जिस व्यक्ति को मानहानि के बारे में खड़ा किया गया कटघरे में, उसको पहली बार कन्विक्शन के बाद पूरे मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। जो कानून नहीं भी जानते हैं, जो नौसिखिए हैं या जो समझ रखते नहीं हो या जो इंटरेस्ट रखते हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो सब जानते हैं कि मानहानि के विषय में इक्का दुक्का ही कन्विक्शन ही होंगे अगर, जहां तो 2-3 महीने से ज्यादा कभी नहीं होती दंड। बहुत 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 मान ले तो 6 महीने मान ले। 2 साल का तो एक बड़ा अचरज वाली चीज है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई उसमें किसी का खून खराबा नहीं है, कोई फिजिकल वायलेंस नहीं है। ये अंततोगत्वा एक मानहानि का, और वो भी एक मौखिक मानहानि, जिसको कि अंग्रेजी में स्लैंडर कहा जाता है। तो बड़ी विचित्रताएं हैं इस केस के बारे में। जो वाक्य कहा है राहुल गांधी ने, उसको विकृत करके ये कहा गया कि पूरे समुदाय के विरुद्ध कहा है। क्यों कहा गया ये विकृत करके? इसका सिर्फ राजनीतिक ही पहलू नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आपकी मानहानि हुई है तो आप याचक बन सकते हैं, मेरी हुई तो मैं बन सकता हूं। एक अमुक व्यक्ति को दिखाना पड़ता है कि किस प्रकार से उसकी स्पष्ट रूप से मानहानि हुई है। जो 3 नाम उस वाक्य में हैं, उन तीनों में से किसी ने याचिका प्रस्तुत नहीं की है, किसी ने कंप्लेंट नहीं की है। तो आमतौर पे ये कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको चोट पहुंची है वो याचक है नहीं। इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी बताई गई कि पूरे समुदाय के विरुद्ध है। उस वाक्य में कहीं ये नहीं लिखा है कि सभी समुदाय वाले चोर हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए ये ऐसी। लेकिन सिंघवी साहब, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ी सी ढिलाई हो गई? आप जैसे इतने बड़े बड़े नाम यहां दिल्ली में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, सूरत के स्थानीय वकीलों पर निर्भर रहकर भूल कर दी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। अब जाकर आपको दिया गया होगा ये केस, पहले ही दे देते तो शायद यहां तक नहीं आता। नहीं, देखिए, बाद में वाइज होना आसान होता है, दोषारोपण करना आसान होता है। ये बात सही है कि इसमें जो अचानक गति और दिशा प्राप्त की इस केस ने, वो अत्यंत संदेहजनक है और उस वक्त कोई ना कोई रोकथाम करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मैंने आपको तारीखें दी हैं वो लगभग 7 फरवरी से लेकर 23 मार्च के बीच की है, 1 महीने में, जबकि याचिका 2019 की है। शायद उस वक्त
किसी को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन जब गलत रूप से जो याचक हैं, जो राजनीतिक एक द्वेष से प्रेरित हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, तो कई बार मैं समझता हूं कि जो लोग इसमें ये एंटिसिपेट नहीं करते हैं, सोचते नहीं कि इतनी गलत काम किए जाएंगे, उनको मालूम नहीं पड़ता है। अब तो चुनाव में बहुत टाइम रह नहीं गया है सिंघवी साहब, 24 के चुनाव में। ऐसा ना हो कि ये हियरिंग पे हियरिंग और 24 तक राहुल लोकसभा जा ही ना पाए। या आपको पूरा भरोसा है कि आप कन्विक्शन उनका ओवरटर्न कराकर और उनको इसी सत्र में, इसी साल में लोकसभा के अंदर प्रवेश करवाएंगे? ये जरूर मंतव्य और उद्देश्य और पूरा भरोसा हमारे प्रतिद्वंदियों का है कि ऐसा ही हो, लेकिन इस देश में कानून है, संविधान है, बड़ी बड़ी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के एक विकृत कंक्लूजन को समझना सही नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ समय तक ये चलता है, लेकिन गलत काम बहुत जल्दी सही हो जाता है या रुक जाता है। तो आप मान रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी लोकसभा जा पाएंगे? 24 के चुनाव की तो बात आप कर रहे हैं, मैंने 24 के चुनाव का नाम भी नहीं लिया। मैं तो समझता हूँ हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की बात है, हफ्तों की बात। और क्या राहुल का इस केस में बरी होना भी तय है क्या सिंघवी साहब? देखिए, मैं तो निर्णय लिख नहीं रहा हूं, मैं जज नहीं हूं। मैं इस प्रकार की तो कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं जिससे किसी न्यायाधीश या न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप हो। हाँ, ये बात सही है कि केस उनके विरुद्ध अत्यंत कमजोर है। मैं कानूनविद के आधार पर सिर्फ ये कह सकता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, 3 उदाहरण दिए मैंने आपको, और कई उदाहरण हैं। और अगर इस बीच इलेक्शन कमीशन ने वहां चुनाव अनाउंस कर दिया तो क्या मामला कॉम्प्लिकेट होगा या फिर तब भी ऐसे ही रहेगा? निश्चित रूप से ये भी एक गलत चीज होगी, गलत प्रक्रिया होगी। चुनाव आयोग जानती है कि अपील फाइल हो रही है, चुनाव आयोग जानती है कि अपील की सुनवाई होने वाली है, चुनाव आयोग जानती है कि अगर उन्होंने ये किया तो हम वापस कोर्ट जाएंगे, उससे भी ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे कि स्थगित करें। इस प्रकार के मजाकिया चीजें नहीं कर सकते संवैधानिक अथॉरिटीज हैं। ये हर चीज जो है राजनीतिक स्तर पे या द्वेष की भावना से या एक पॉइंट, एक डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने के हिसाब से नहीं होता है। अब इसमें एक पीआईएल भी आ गई सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी का नेता का कन्विक्शन होता है, सांसद का, विधायक का, तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए अगर हीनस क्राइम नहीं है तो। उसमें कुछ दम है? आपको लगता है उसमें कोई लैंडमार्क वर्डिक्ट आ सकता है? देखिए, जहां तक मुझे पता है उससे मेरी पार्टी का, हमारे जो अलग अलग मुवक्किल हैं, उनका कोई भी दूर दूर कोई संबंध नहीं है। मैंने न देखा है, ना मैं उस पर पेश हो रहा हूं, तो मेरे लिए गलत होगा उस पर अटकल करना। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक ग्रे एरिया है। इसका क्या होगा वो काफी समय के बाद निर्णित होगा। उच्चतम न्यायालय इसमें नोटिस करेगी, फिर बहस होगी, फिर निर्णय होगा। इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको एक तकनीकी आंसर बता दूं जी। इसमें 2 पक्ष हैं। चुनाव आयोग ने और उच्चतम न्यायालय के 2 या 3 निर्णयों ने ये कहा है कि जहां डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट कन्विक्शन द्वारा होता है वहां पर कोई विवाद नहीं होता डिस्क्वालिफिकेशन का। इसलिए चुनाव आयोग का मत और माननीय राष्ट्रपति का ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के ऑर्डर की आवश्यकता और चुनाव आयोग के सुझाव की आवश्यकता तब होती है इस निर्णयों के अनुसार जब डिस्क्वालिफिकेशन में कोई तथ्य विवादित हो, और जहां की किसी न्यायपालिका ने निर्णय लिया वहां कोई विवादित तथ्य नहीं होते। इसलिए उन्होंने एक तो ये कारण दिया, और इसलिए 2015 से चुनाव आयोग ये फॉलो करता है प्रक्रिया, जो कि उन्होंने घोषणा भी की है लिखित रूप से, कि जहां कोर्ट द्वारा कन्विक्शन होता है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाते। इसका दूसरा विपरीत पक्ष है जो टेस्ट हो सकता है इस याचिका में उच्चतम न्यायालय, बहुत बाद में, अभी नहीं होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। वो ये है कि अनुच्छेद 102 और 103 के अंदर जो संविधान के शब्द हैं, और संविधान के शब्द कमजोर नहीं किए जा सकते, लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही ऑर्डर होगा और वो चुनाव आयोग के सुझाव के बाद होगा। अब इसमें जो न्यूआंस रीड किया है उच्चतम न्यायालय ने 3 केसेस में, जो एक इंटरप्रिटेशन दिया है कि जहां पर न्यायपालिका द्वारा कन्विक्शन हो वहां पर एक न्यायपालिका ने कन्विक्शन किया है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ये बात संविधान में लिखी नहीं गई है। इसलिए इस बात पे दोनों के विरोधाभास उच्चतम न्यायालय निर्णित कर सकता है। अब राजनीतिक सवाल पूछ लूं एक और बस, और वो ये है सिंघवी साहब कि अब देखिए, जब से ये राहुल गांधी का कन्विक्शन, फिर ये लोकसभा से सदस्यता जाना, तब से कांग्रेस पार्टी का यही मुद्दा छाया हुआ है सब जगह। आपको लगता है विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी बन गए हैं और ये मुद्दा जिंदा रहा तो 24 की टक्कर मोदी वर्सेस राहुल ही होने वाली है?
देखिए, मैं ऐसी कोई घोषणाएं नहीं कर रहा हूं जो कि ऐसी कोई भविष्य की है। इस पे कोई तो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी बिंदु नहीं है। राहुल गांधी एक प्रतीक है, एक सिंबल है। वो सिंबल क्या है? इस बात की कि वो निडर रूप से स्पष्ट बोलते हैं, खुले रूप से बोलते हैं, डरते नहीं हैं। उनको विक्टिमाइज किया जाता है, वो कीमत पे करते हैं अपने शब्दों के लिए। कभी जब वो बाहर जाते हैं, आपने कभी ये सुना है आज तक? बाहर जाके बोलते हैं तो एक झूठे राष्ट्रवाद के आधार पर, जो राष्ट्रवाद एकदम है नहीं, बहाना है, उस पर उनको अटैक किया जाता है। वापस आते हैं, जो कभी नहीं हुआ, तो कहा जाता है सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा कि चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, किसी और मुद्दा हो, उसके आधार पर हम संसद नहीं चलने देंगे क्योंकि हमें भय है। हम खुद इसका अवरुद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले माफी मांगिए। कि आप पहले माफी का कोई सांसद से ये बोलना और तब तक अवरुद्ध करना, उसके बाद हम जल्दबाजी करके डिस्क्वालिफिकेशन हो, जल्दबाजी करके आदेश हो, तो ये सब। और प्रिविलेज, कभी आप डराते हैं प्रिविलेज मोशन रेफर करते, तो इसमें सभी, जब कल की जो खड़गे जी की मीटिंग हुई, उसमें आपको पता है कौन आए थे? फ्लोर लीडर्स का कोई ऐसी पार्टी नहीं बची थी जो नॉन एनडीए हो, जो नहीं आई हो। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को ये पता है, मानते हैं, संज्ञान है कि राजनीतिक पार्टियों में भिन्नता होगी, आपसी मतभेद होगा, जो प्रादेशिक कारणों से, अलग अलग कारणों से। लेकिन उनको मानते हुए, जानते हुए, ये कभी नहीं होता कि हम इतनी कन्वर्जेंस हो इन 4-5 मुद्दों जो हो रही है आपके सामने, सहमति हो रही है, तो जो पहले शायद कम थी वो बीजेपी ने करके दे दी है। ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिषेक मनु सिंघवी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।